Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundas Khan, your lecturer for the course of History of English Literature. This is part 3 of lecture 23. ओके नाउ वी विल डिस्कस रॉबिन्सन क्रूसो। हमने थोड़ी सी रॉबिन्सन क्रूसो या उनके नावल के बारे में पहले बात की है लास्ट पार्ट में अपने। अब हम डिस्कस करेंगे बाकी की जो रॉबिन्सन क्रूसो का जो नावल था वो क्या, मतलब कि डेफो का जो नावल है रॉबिन्सन क्रूसो, उसके अंदर क्या क्या है और कैसे है, ठीक है ना। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो नावल है ना बेटा, आप इसको बायोग्राफी भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो है ये इंस्पायर्ड हुआ था डेफो, एक रियल स्टोरी थी एक इंसान की जिसका नाम था अलेक्जेंडर सेल्क्रिक। उनकी जो स्टोरी थी वो यही स्टोरी थी कि वो किसी आइलैंड पे पहुंचे थे, उनकी शिपरेक हो गया था जिसकी वजह से वो किसी आइलैंड पे पहुंचे थे। वहाँ पे उन्होंने किस तरह से सर्वाइव किया, उन्होंने वो एक अपना जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और उसकी स्टोरी से वो डेफो जो है वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने फिर उसी चीज़ को नावल की फॉर्म में आपके सामने जो है वो पेश कर दिया। ये डिवाइड 3 सेक्शंस में डिवाइड है। हीरो ऑफ द मिडिल क्लास है, वैल्यूज़ ऑफ हार्ड वर्क, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिलीफ इन गॉड एंड प्रोविडेंस, ठीक है ना। ये हीरो जो है हमारा वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, डेफो यानी कि जो हमारा क्रूसो है रॉबिन्सन क्रूसो वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और ये हार्ड वर्क के ऊपर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर और जो गॉड की प्रोविडेंस उसके ऊपर बिलीव करते हैं। आप इस नावल को रॉबिन्सन क्रूसो को एज एन रिलीजियस एलिगरी भी ले सकते हो। रिडेम्पशन है फ्रॉम हिज सिन थ्रू द हार्ड वर्क के थ्रू रिडेम्पशन किस तरह से होती है, यानी कि आप लोग किस तरह से मेहनत करके आप माफ़ी तलब कर सकते हैं, या किस तरह से मेहनत करके आप लोग अपने गुनाह की इस्तग़फ़ार जो है वो कर सकते हैं। आप लोग इसको इस तरह से भी ले सकते हो। इकोनॉमिक एलिगरी ऑफ मर्चेंट कैपिटलिज्म, इसके अंदर आपको इकोनॉमी भी नज़र आएगी। इसके अंदर आपको मर्चेंट की जो कैपिटलिज्म होती है कि किस तरह से मर्चेंट्स जो हैं वो कैपिटलिस्ट के मतलब जो आपकी जो इकोनॉमी होती है उसके ऊपर किस तरह से वो जो हैं असरअंदाज होते हैं, किस तरह से वो जो हैं उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, ये भी नज़र आएगा। इम्पीरियलिस्ट एलिगरी मोर रिसेंटली ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनाइजर who is convinced of his superiority over the savage। और जो चीज़ इसके अंदर आपको एक नज़र आएगी वो ये है कि किस तरह से जो इम्पीरियलिस्ट यानी कि इम्पीरियलिज़म जो थी, किस तरह से जो ब्रिटेन से लोग बिलोंग करते थे वो अपनी सुपीरियरिटी जो है वो शो करते थे या उस पर यकीन करते थे या किस तरह से प्रूव करते थे। वो यही था कि ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स जो थे वो कन्विंस्ड थे अपनी सुपीरियरिटी के ऊपर कि सैवेजेस जो हैं यानी कि जो नॉन वाइट्स हैं वो जो हैं वो हैं ही इसलिए कि उनके ऊपर रूल किया जाए, वो हैं ही इसलिए कि उन्हें डोमिनेट किया जाए। तो वो यही चीज़ बिलीव करते थे और यही चीज़ आपको इस नावल के अंदर भी नज़र आएगी। फीचर्स ऑफ द 18th सेंचुरी नॉवेल्स। अब 18th सेंचुरी नॉवेल्स के फीचर्स कौन कौन से हैं? जो राइटिंग का जो तरीका था वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ये नावल रीड करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सारी लाइंस आपको इजीली समझ आ रही हैं। कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की गई, सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है जो कि डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं, और वो इजीली अंडरस्टूड है, इसी मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इसीलिए वो सिंपल लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है। रियलिज़म दिखाई गई है आपको लाइफ में कि किस तरह से जो लाइफ मतलब कि जो आपको इमेजिनेशन और फिक्शन थोड़ी सी प्रेजेंट है इस नावल के अंदर, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपको डिपिक्शन ऑफ लाइफ दी गई है कि लाइफ किस तरह से होनी चाहिए, ये लाइफ किस तरह से होती है, आपको ये चीज़ दिखाई गई है। हीरो आर बर्गियोसी मैन माउथ पीस ऑफ द ऑथर, ठीक है। हीरो जो है हमारे नावल का वो आपको एक मिडिल क्लास का बर्गियोसी मैन मतलब कि मिडिल क्लास का जो कि अपनी कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस जो हैं वो फॉलो करते हैं वो आपको दिखाया गया है। वो माउथ पीस है ऑथर का, यानी कि ऑथर ने अपनी जो भी बातें हम तक पहुंचानी हैं, जो भी व्यूज़ हम तक पहुंचाने हैं, वो थ्रू हीरो ही ऑथर जो है उसको एज अ माउथ पीस यूज़ करके हमारे तक पहुँचा रहा है। कंटेम्प्रेरी नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल और सोशल सक्सेस, ठीक है। आपको जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो नेम्स हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं, मींस के ट्रेडिशनल नेम्स रखे गए हैं, और वो तमाम के तमाम जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं सोशल सक्सेस के लिए, मींस के सोशली अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, या सोशली अपने आप को आप कह सकते हैं कि मतलब कि प्रोग्रेस दिखाने के लिए सोशल अपनी जो उनकी है एक सर्कल या सोशल जो उनका स्टेटस है उसके अंदर प्रोग्रेस दिखाने के लिए या सोशली अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करने के लिए वो जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है।
आपको नॉवेल्स के अंदर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नज़र आएगा, यानी कि तमाम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रॉबिन्सन क्रूसो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 सेक्शंस हैं उसके या 3 उसके पार्ट्स हैं, तो इसी तरह से आपको हर चीज़ का जो है एक सीक्वेंस नज़र आता है ऑगस्टन एज के नॉवेल्स में। पर्टिकुलर टाइम्स दिखाए हैं, मतलब आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिखाया जाएगा जिसके अंदर वो नॉवल जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। अटेंशन टू द सेटिंग्स की तरफ, स्पेशली अगर आप रॉबिन्सन क्रूसो को पढ़ेंगे तो सेटिंग्स की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है वो दी गई है। नरेटर नेवर अबेंडेंड हिज कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स हैं नरेटर वो अपने कैरेक्टर्स को अबेंडन नहीं करता, मींस कि अपने कैरेक्टर्स को वो छोड़ता नहीं है। जो कैरेक्टर्स हैं ना, मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एंड तक नरेटर उनकी एक किस्म की एंडिंग जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करेगा। स्टोरी अपीलिंग टू द ट्रेड्समैन, यानी कि जो स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट की गई है नॉवेल्स की, इस नॉवल की जो स्टोरी आपके सामने ऑगस्टन एज में दिखाई जाती है वो ट्रेड्समैन के लिए, स्पेशली जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए बहुत अपीलिंग दिखाई जाती है। इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि उनका इंटरेस्ट आता है स्टोरी के अंदर। रिवॉर्ड और पनिशमेंट दिखाई जाती है इन नॉवेल्स के अंदर, जो आपको ऑगस्टन एज के नॉवेल्स नजर आएंगे उसके अंदर। प्यूरिटन एथिक्स ऑफ द मिडिल क्लास, जो प्यूरिटन एथिक्स थे मिडिल क्लास को वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे, आपके सामने डिस्प्ले किए जाएंगे। हीरो और हीरोइन लीव्स होम फॉर अ रियल और मेटाफोरिक जर्नी ड्यू टू सम फॉर्म ऑफ लॉस और डिसकंटेंट। हीरो और हीरोइन जो हैं आपके वो क्या करते हैं, जिस तरह रॉबिन्सन क्रूसो को दिखाते हैं, ड्यू टू सम डिसकम्फर्ट और ड्यू टू सम विश जो है ये अपना घर छोड़ के ट्रैवल पे जाते हैं और फिर वहाँ पर इनके साथ जो है आप कह सकते हैं कि एक किस्म के जो चीज़ें, जो इवेंट्स पेश आते हैं उनकी स्ट्रगल उनमें दिखाई जाती है आपको कि किस तरह हीरो और हीरोइन स्ट्रगल करते हैं उन इवेंट्स में। द प्रोसेस ऑफ मेच्योरिटी इज़ लॉन्ग, आर्डुअस एंड ग्रेजुअल। ठीक है, जो मेच्योरिटी का एक प्रोसेस आपको इन नॉवेल्स में नज़र आएगा वो मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो मेच्योरिटी दिखाई जाएगी, मुश्किल से जो हैं वो डिफरेंट किस्म के ग्रेजुअल इवेंट्स, ग्रेजुअल डिफ़िकल्टीज़ और ऑर्डर्स किस्म की जो आपकी एक जर्नी है वो करने के बाद आपको जो है वो मेच्योरिटी प्रोसेस में नज़र आएगी। क्लैशेस बिटवीन द प्रोटैगोनिस्ट नीड्स एंड डिज़ायर्स एंड द व्यूज़ एंड जजमेंट्स ऑफ द सोशल ऑर्डर। अब आपको क्लैश किस चीज़ में नज़र आएगा? क्लैश आपको इंटरनल भी नज़र आएगा और एक्सटर्नल भी नज़र आएगा, यानी कि आपको क्लैश प्रोटैगनिस्ट की अपनी सोच, डिज़ायर्स और नीड्स में भी नज़र आएगा और साथ साथ उसके जो व्यूज़ हैं वो उसके व्यूज़ और जो सोसाइटी के व्यूज़ हैं, सोसाइटी का जो एक सोशल ऑर्डर है, उन तमाम चीज़ों में आपको क्लैश जो है वो नज़र आएगा। मतलब कि उन तमाम चीज़ों में आपको एक किस्म की वॉर नज़र आएगी कि वो बार बार सोचेगा उसने क्या करना है, उसने किस चीज़ को फॉलो करना है। In the end, the spirit and values of the social order become manifest in the protagonist who accommodates into the society। और एंड में क्या होता है, जो स्पिरिट है वैल्यूज़ की और सोशल ऑर्डर्स की वो मैनिफेस्ट हो जाती है प्रोटैगनिस्ट में, और प्रोटैगनिस्ट जो है वो सोसाइटी को अकोमोडेट्स करता है, यानी कि जैसे सोसाइटी चाहती है, जो सोसाइटी उससे डिमांड कर रही होती है वो वही चीज़ जो है वो उन तक पहुँचाता है, अकोमोडेट करता है और असेस करता है अपनी नई प्लेस, यानी कि न्यू प्लेस इन द सोसाइटी। जब वो सोसाइटी को अकोमोडेट कर रहा है तो उसके बाद जो उसको प्लेस मिल रही है सोसाइटी में वो उस चीज़ को असेस करता है कि क्या है और कैसे है। ठीक है ना। अब ये नॉवल की टाइप्स हैं। एपिस्टोलरी जो नॉवेल्स होते हैं इसमें क्या होता है, पॉपुलैरिटी इन नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा मिली इन इंग्लैंड और फ्रांस में फ्रॉम द मिडल 17th सेंचुरी, यानी कि मिड ऑफ 17th सेंचुरी से लेके एंड ऑफ द सेंचुरी तक इन नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी। प्लॉट जो था इनका वो वही प्लॉट है जो मैंने आपको बताया जोसेफ एंड्रयू में होगा, जो आपको पामेला में नज़र आएगा। इस प्लॉट में क्या होता था कि लेटर्स को यूज़ किया जाता था या जर्नल्स को यूज़ किया जाता था एक कैरेक्टर के या 8 से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लोगों को दिखाने के लिए कि जो है नॉवल में क्या हो रहा है, यानी कि लेटर्स के थ्रू आपको पता लगता था कि अब क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना, लेटर्स के थ्रू। तो ये इस तरह के नॉवेल्स होते थे जिसमें जर्नी आपको दिखाई जाती थी। ये नॉवेल्स बहुत फेमस थे फ्रॉम द मिड टू द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी और इसमें लेटर्स के थ्रू स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती थी। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द एपिस्टोलरी नॉवल जो है वो था पैमेला, और इसमें इसके अलावा ये जो मॉन्टेस्क इन फ्रांस जो है लेटर पर साइंस, ये भी है, ये फ्रांस में बहुत फेमस था। फर्स्ट मेच्योर नॉवल टू बी रिटन इन इंग्लिश, जो फर्स्ट मेच्योर नॉवल था जो कि इंग्लिश में लिखा गया वो था रोजियस ला नोवेला
हॉलीज, ये 1761 में लिखा गया था। इसके अलावा भी आपको और नॉवेल्स के नाम बताए हुए हैं। द सोरोज ऑफ यंग वर्दर है, ठीक है, ये आप देख लें, इसमें से 2 नॉवेल्स के नाम याद कर लें, पामेला याद कर लें, और या फिर आप दूसरा जौन सा है वो जोसेफ एंड्रयू को देख लें, ठीक है ना। फिर रियलिस्टिक नॉवेल्स, जोसेफ एंड्रयू को ना देखें, सॉरी, आप पामेला देखें, और इसके अलावा जो आपको दिए हुए नॉवेल्स उनमें से 2 नॉवेल्स आप सिर्फ याद कर लें और उनकी डेट याद कर लें कि ये कब है, ताकि अगर एपिस्टलरी नॉवेल्स आते हैं तो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के साथ 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो पुट कर सकें। फिर रियलिस्टिक नॉवेल्स अगर हम देखें तो ये दूसरा आप ये कर लें, गॉथ द सोरोज ऑफ द यंग वर्दर, ठीक है ना। रियलिस्टिक नॉवेल्स को अगर हम देखें तो रॉबिन्सन क्रूसो है 1719 में, रिगार्डेड एज द फर्स्ट नॉवल इन द इंग्लिश, ये फर्स्ट नॉवल माना जाता है इंग्लिश का, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, इसीलिए डेफो को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, ठीक है। अ फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी बाय द फर्स्ट पर्सन नरेटर, फर्स्ट पर्सन जो हमारी स्टोरी जिसने सुनाई है वो फर्स्ट पर्सन है, नरेटर हमारा फर्स्ट पर्सन है, फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी है। The device presenting an account of supposedly factual events is known as a false document and gives a realistic frame to the story. First of an endless series of novels in all world literature up to the modern times. अच्छा, इसमें क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी में आपको अकाउंट दिए जाते हैं, फैक्चुअल अकाउंट्स दिए जाते हैं, इवेंट्स दिए जाते हैं, जो कि आप जो हो उसके अंदर थोड़ी सी रियलिज़म पैदा करते हो, थोड़ी सी उसके अंदर आप रियलिज़म डाल के उसको जो हो एज आ रियलिस्टिक नॉवल जो है वो, जिस तरह रॉबिन्सन क्रूसो में क्या था कि ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी जो है उनको अलेक्जेंडर सेल्क्रिक की मिली हुई थी, उसके ऊपर डेफो ने अपना नॉवल जो है वो बेस करके बनाया और वो नॉवल जो है उन्होंने वो प्रेजेंट कर दिया लोगों के सामने, ठीक है ना। फिलोसफिक सैटिरिक नॉवल अगर हम देखें तो गुलिवर्स ट्रैवल है 1726 में लिखा था, ये बहुत ही फेमस नॉवल है। ये सटायर है ह्यूमन नेचर के ऊपर, पैरोडी है ट्रैवल्स की, मतलब कि सब जनरे जो है इसका, टेल्स इसके अंदर बताई थी ट्रैवलर्स की, इसके अंदर गुलिवर्स ट्रैवल्स के अंदर। ये फिलोसफिकल नॉवल भी है और इसको इंग्लैंड के अंदर यूनिक नॉवल उस टाइम, क्योंकि न्यू एक काइंड थी, एक न्यू आप कह सकते हैं कि कैटेगरी, तो इसे न्यू जो है और यूनिक माना जाता था उस टाइम इंग्लैंड में। सैटिरिक व्यूज़ दिए गए थे यूरोपियन गवर्नमेंट के ऊपर एंड पेटी डिफरेंसेस बिटवीन द रिलीजन्स, यानी कि जो रिलीजन्स के डिफरेंसेस थे उनके ऊपर और जो गवर्नमेंट थी यूरोपियन गवर्नमेंट उसके ऊपर सटायर की गई है इसके ऊपर इस नॉवल में। एन इंक्वायरी इनटू वेदर मैन इज़ इनहेरेंटली करप्ट और वेदर मैन आर करप्टेड, यानी कि इसके ऊपर इस नॉवल के अंदर या इस राइटिंग के अंदर ये था कि ये शो किया गया था कि क्या आदमी जो होता है वो बाय नेचर करप्ट होता है या जो आपकी सोसाइटी है, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं वो आपको करप्ट कर देती है, ठीक है ना। अ रीस्टेटमेंट ऑफ द ओल्डर एंशियंट्स वर्सेस मॉडर्न कंट्रोवर्सीज, इसके अंदर क्या था कि एंशियंट की और मॉडर्न यानी ओल्ड और न्यू की जो है एक डिबेट में जो एक किस्म की आपको नज़र आएगी इसके अंदर के रीस्टेटमेंट होगी कि जो है पुराने हैं वो अच्छे हैं या जो नए हैं वो अच्छे हैं। फ्रेंच इक्विवेलेंट्स था वोल्टेयर, कैंडिड्स एंड ज़ैडेग, मॉन्टेस्क, लेटर्स पर्सन्स, ये जो हैं ये सारे के सारे फ़िलोसफिकल नॉवेल्स के नाम हैं आपके पास। फिर एपिक आ जाती है जो कि टॉम जोन्स हैं 1749 में, टॉम जोन्स जो है ये पब्लिश हुआ था। कॉमिक रोमांस है रूटेड इन द नरेटिव कन्वेंशन ऑफ रोमांस एंड एपिक, इसके अंदर आपको रोमांस भी नज़र आएगा, एपिक भी नज़र आएगी। अनहीरोइक एंड ऑर्डिनरी पर्सनस नज़र आएंगे, ऑमनिस्केंट, मेडलिंग एंड थर्ड पर्सन नरेटर नज़र आएगा, यानी कि ऑमनिस्केंट नरेटर जो होगा वो आपको थर्ड पर्सन होगा। वाइड सोशल रेंज के टॉपिक्स आपको नज़र आएंगे, यानी कि जितने भी सोसाइटी के अंदर उस टाइम टॉपिक्स थे वो तमाम के तमाम आपको एपिक नॉवेल्स के अंदर नज़र आएंगे। डायरेक्ट शो ऑफ डिस्कशन एंड ऑफ नरेटिव डिवाइसेस, आपको डायरेक्ट शो किया जाएगा कि आप डिस्कशन हो रही है और जो आपका नरेटर होगा वो आपका थर्ड पर्सन होगा या कि फिर नरेटिव डिवाइसेस आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगी। ये जो नॉवल थे एपिक नॉवेल्स, इन लोगों नॉवेल्स ने वे बनाया था, पेव किया था वे फॉर चार्ल्स डिकन, जॉर्ज इलियट एंड विलियम थैकरे के जो नॉवेल्स थे उनके लिए, यानी कि इन नॉवेल्स की वजह से चार्ल्स डिकन्स के, जॉर्ज इलियट के और विलियम थैकरेस के जो नॉवल थे वो इजीली लोगों ने एक्सेप्ट किए थे क्योंकि वो ऑलरेडी एपिक नॉवेल्स जो थे वो पढ़ रहे थे। अगर हम एक्सपेरिमेंटल नॉवेल्स की बात करें तो ये मेटा नॉवल थे ट्रिस्ट्रैम शैंडी। ये ट्रिस्ट्रैम शैंडी जो है ये बहुत फेमस है, 1759 में पब्लिश हुआ था। ये कॉमिक नॉवल है, इंग्लिश में रैम्बलिंग प्लॉट है इसका, ठीक है। रैम्बलिंग प्लॉट का मतलब ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जंबल आप हैं इसके अंदर। मेडलिंग एंड मैडनिंग थर्ड पर्सन नरेटिव,
यानी कि आपको इसके अंदर मेडलिंग भी नज़र आएगी, यानी कि कोई ना कोई बीच में आपको जो है बात करते हुए कोई ना कोई मेडलिंग होगी, यानी कि कोई और जो है वो चीज़ उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी। नरेटर आपका थर्ड पर्सन है। डिग्रेशंस एज इम्पॉर्टेंट एज मेन प्लॉट, यानी कि इसके अंदर आपको मेन प्लॉट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो शो की जाएंगी, डिग्रेशंस होंगी इसके अंदर। आप कह सकते हैं कि सब प्लॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे इसके अंदर, आप कह सकते हैं, यानी कि प्लॉट से हट के और भी बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई दी जाएंगी, यानी प्लॉट से हट जाया करेगी, साइड ट्रैक हो जाया करेगी स्टोरी जो एक्सपेरिमेंटल नॉवेल्स के अंदर। अ फॉररनर फॉर मैनी मॉडर्न नरेटिव डिवाइसेस, यानी कि मॉडर्न नरेटिव डिवाइसेस जो हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की मॉडर्न नरेटिव डिवाइसेस जो हैं वो आपको इसके अंदर नज़र आएंगी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी नज़र आएगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी नज़र आएगी। मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटिंग जो है स्टाइल वो भी आपको इन नॉवेल्स के अंदर, एक्सपेरिमेंटल नॉवेल्स के अंदर नज़र आएगा। फिर हमारे पास हैं बिल्डंग्सरोमन। बिल्डंग्सरोमन बेटा ये एक वर्ड है जो कि जर्मन का वर्ड है, यानी कि जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब है नॉवल ऑफ एजुकेशन और नॉवल ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि वो नॉवेल्स जिसके थ्रू आपको कोई ना कोई चीज़ पता चलती है या रिफॉर्मेशन के लिए वो यूज़ होते हैं, तो उन नॉवेल्स को हम लोग कहते हैं बिल्डंग्सरोमन। ठीक है, आ नॉवल विच ट्रेसेस द स्पिरिचुअल, मॉरल, साइकोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द मेन कैरेक्टर फ्रॉम यूजुअली चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, यानी कि जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही है जो कि चाइल्डहुड से यानी कि स्टार्टिंग से मेच्योरिटी तक आपके कैरेक्टर को लेके जा रही है, तो वो जो नॉवेल्स होते हैं उन्हें हम बिल्डंग्सरोमन के नॉवेल्स की जो टाइप होती है उसके अंदर रखते हैं। ठीक है ना। अगर अब हम डिस्कस करें कि गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो 1726 में लिखी गई थी और दोबारा उसको थोड़ा सा मेंड किया गया, थोड़ी सी चेंजेस उसके अंदर लाई गई और फिर 1735 में से दोबारा पब्लिश किया गया। ये लिखी गई थी, आयरिश राइटर ने लिखा था इसे जो कि क्लर्गीमैन थे और उनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। ये सटायर करते थे ह्यूमन नेचर के ऊपर और पैरोडी की इन्होंने ट्रैवलर्स टेल्स जो थी लिटरेरी सब जेनरे, यानी ट्रैवलर्स टेल्स जो थी उसकी इन्होंने पैरोडी बनाई और साथ साथ इन्होंने सटायर की ह्यूमन नेचर के ऊपर और नाम इन्होंने दिया था गुलिवर्स ट्रैवल, जो कि फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई 1726 में और दोबारा उसको मेंड करके दोबारा पब्लिश किया गया था और वो पब्लिश किया गया था इसे 1735 में। केव हिल इन बेलफास्ट इज़ थॉट टू बी द इंस्पिरेशन ऑफ द नॉवल। अब ये जो केव हिल इन बेलफास्ट है ये इंस्पिरेशन मानी जाती है इस नॉवल गुलिवर्स ट्रैवल की। ठीक है, इसके बाद मतलब कि थोड़ी बहुत कुछ पढ़ के दोनों चीज़ें हमें आइडिया होता है कि केव हिल इन बेलफास्ट जो है उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन या इम्प्रेस होके ये जो है जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो लिखी। Swift imagined that the mountain resembled the shape of a sleeping giant safeguarding the city। अब अगर आपको हम सेटिंग मतलब कि अगर आपको बताया जाए तो हुआ क्या, जोनाथन स्विफ्ट ने इमेजिन किया था कि एक केव था, वो इस तरह का था, उसकी शेप इस तरह थी कि वो लगता था कि वो जैसे कोई जाइंट जो है वो सो रहा है और वो सोते सोते क्या कर रहा है, वो एक सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है और जैसे कोई मसला होगा वो जाइंट जो है वो जाग जाएगा। ये इमेजिनेशन थी स्विफ्ट की। सेटिंग अगर हम देखें गुलिवर्स ट्रैवल की तो वो इंग्लैंड में थी। ठीक है, लेकिन फिक्टिशियस कंट्रीज़ ऑफ लिलीपुट, ब्रॉबडिंगम, बेलफेस्को, लापुता एंड द कंट्री ऑफ द होमनिम्स इन द पास्ट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब ये जो फिक्टिशियस सिटी आपको बताई गई हैं कंट्रीज़, फिक्टिशियस कंट्री, वैसे तो जो अगर सेटिंग है गुलिवर्स ट्रैवल की वो असल में ब्रिटेन में ही है, लेकिन उसके अलावा जो फिक्टिशियस कंट्रीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं जोनाथन स्विफ्ट में वो तमाम की तमाम भी आपको बता दी गई हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ थे, 4 to 5 डिफरेंट कंट्रीज़ थी जिसमें वो जो है वो ट्रैवल करता है। और ये जो टाइमिंग देखी जाए तो 18th सेंचुरी की टाइमिंग जो है वही सेंचुरी है, मतलब कि टाइमिंग वही दिखाई गई है आपको। मोड देखें तो मोड जो है वो एडवेंचरस है क्योंकि ट्रैवल करते ज़ाहिर बात है 5 to 6 कंट्रीज़ ट्रैवल करनी है तो एडवेंचरस मोड होगा। इमोशनली इफेक्टिंग है एंड ऑल्सो आई थिंक इग्नोरेंट एट द सेम टाइम, यानी कि इमोशनली भी इफेक्ट करेगा और कुछ टाइम आपको नज़र आए ऐसा लगेगा, फील होगा कि जैसे जो ये दिखाया जा रहा है ये सब इग्नोरेंट सी फीलिंग आपको आएगी कि शायद जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। थीम्स देखें तो द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज इसके अंदर आपको नज़र आएगा। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ आइडियल, आपको क्योंकि सटायर है ना तो उन्होंने बताया है कि नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आइडियल, कोई भी फॉर्म गवर्नमेंट की आइडियल नहीं है। ह्यूमन जो नॉलेज है उसकी हमेशा लिमिट्स होती हैं। पावर में भी ग्रेट बट यूजिंग इट फॉर व्हाट्स राइट इज़ व्हाट इज़ ट्रूली ग्रेट। ठीक है,
पावर जो है वो हमेशा अच्छी चीज़ है, ताकतवर चीज़ है, लेकिन हम इसको किस चीज़ के लिए, ये किस अच्छे काम के लिए, राइट काम के लिए यूज़ करें, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द स्टोरी इज़ व्हाट ह्यूमन सोसाइटी इज़ लाइक। अगर हम ओवरऑल मीनिंग देखेंगे, पूरा मीनिंग क्या है सोसाइटी का, तो यानी कि पूरा मीनिंग क्या है ह्यूमन सोसाइटी का, तो वो आपको यही दिखाया गया है कि पूरी स्टोरी के अंदर आपको बताया गया है कि ह्यूमन सोसाइटी किस तरह की है। पूरी स्टोरी आपको नज़र आएगी यही शो करते हुए कि ह्यूमन सोसाइटी कैसी है। And how no matter high and mighty we claim to be, there is no such thing as perfect anything। यानी कि हम जितना मर्जी अच्छा और बड़ा और अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करें, लेकिन एट द एंड यही होगा कि कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं दिखाई देगी आपको। ऑल थ्रू आउट हिस्ट्री देयर इज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। तमाम हिस्ट्री के अंदर आपको नज़र आएगा, यानी कि जितनी भी आप हिस्ट्री उठा के देखें आपको यही नज़र आएगा कि हमेशा ह्यूमन सोसाइटी के अंदर दो कन्फ्लिक्ट्स तो पाए जाते हैं। एक कन्फ्लिक्ट होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर और दूसरा कन्फ्लिक्ट होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। ड्यूरिंग माई लाइफ आई हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ जस्ट एज एवरीवन हैज़। ठीक है, ये जोनाथन स्विफ्ट की बात है कि वो कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में जिस तरह हर किसी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। कल्चर ऑफ यानी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, ये दोनों कन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये बहुत आम है और सब लोग इनको जो है वो फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। I do not believe that a person can live without conflict because conflict is the basic of human nature। और ये बात अगर कोई कहे कि नहीं मेरा कोई conflict नहीं है, ना कल्चर के साथ, ना सोसाइटी के साथ, ना किसी के साथ, तो ये बिलीवेबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही जो बेस करती है वो बेस ही conflict के ऊपर करती है। तो ये आपकी जो चीज़ें हैं, कुछ गुलिवर्स ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये गुलिवर्स ट्रैवल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी या पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। रॉबिन्सन क्रूसो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पामेला भी डिस्कस कर लिया है हमने, और जोसेफ एंड्रयू भी हम डिस्कस कर चुके हैं। I hope each and everything is clear. If you have any questions you can ask me. Thank you.